नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक है आपको बताना है। अपादान कारक, सापादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक कौन है कि बच्चा खिलौना से खेल रहा है। देखिए 2 चीज तो आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। से ना जो कारक होता है, कारक का चिन्ह से के लिए आप दिमाग में रख लीजिएगा कि ये करण कारक का भी चिन्ह होता है। क्या करण कारक का भी यहाँ पर कारक चिन्ह से होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपादान कारक है, ठीक है, अपादान कारक है, उसका भी क्या होता है, से होता है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे हम पहचाने कि ये करण कारक है और कैसे हम पहचाने कि ये अपादान कारक है। तो इसका डिटेल्स वीडियो और डिटेल्स नोट्स आपको हम यहाँ पर कारक का पूरा फुल वीडियो दिए हुए हैं, जिसको एक बार आप देख लीजिएगा ना तो लाइफ टाइम में यदि कारक से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए और छूट जाए तो हमारा नाम बदल लीजिएगा, ठीक है। तो आज ही अभी ही आप जुड़ जाइएगा नोट्स लेने के लिए, और सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है, वो भी बहुत ही चीप रेट में। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर आप कभी भी आप देखिएगा, यदि किसी साधन से काम हो रहा है, किससे काम हो रहा है, साधन से काम हो रहा है, यानी से जो आया है वो साधन के लिए आया है। से जो आया है अगर वो साधन के लिए आया है, के द्वारा के लिए आया है, तो आपको यहाँ पर करण कारक को टिक करना है। और से जो आया है वो बिलगाव के लिए आया है, अलगाव के लिए आया है, तो वहां पर अपादान कारक का आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक है, तो आपको हम बता दें बच्चा खिलौना से खेल रहा है, यहाँ पर जो कारक होगा वो आपका होगा करण कारक, क्योंकि करण कारक का चिन्ह से होता है। और इस से में साधन का प्रयोग हो रहा है कि बच्चा खेल रहा है तो किससे खेल रहा है, खिलौना से खेल रहा है, ठीक है। पिताजी स्कूटी से आ रहे हैं, वे बाइक से बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पर सारे चीज में देखिए जो से आ रहा है ना, किसी साधन से आप काम कर रहे हैं। वे पेन से लिख रहे हैं, देखिए हम लोग लिखते हैं वे पेन से लिख रहे हैं, इसमें से क्या है, तो से चिन्ह आया है। अब से आपको होगा कि कौन सा कारक का चिन्ह है, तो से आपको करण कारक का चिन्ह है। और करण कारक वही होगा से जिसमें साधन का प्रयोग किया होगा या किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही चीज आ रहा है। जैसे पिताजी स्कूटी से सामान ला रहे हैं, मतलब काम जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, स्कूटी के द्वारा किया जा रहा है, स्कूटी से ला रहे हैं, ठीक है। या से जो आ रहा है किसके लिए आ रहा है, तो स्कूटी एक साधन भी है, तो दोनों चीज है, साधन भी है और यहाँ पर के द्वारा भी है, तो आपको करण कारक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करण कारक से का होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, और जो नोट्स नहीं परचेज किए हैं वो नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सभी चीजें आपको डिटेल्स में दे दी गई है। अब आपको यहाँ प्रैक्टिस और विभिन्न राज्यों में जो आकलन परीक्षा आए हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है
उससे करण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। चलिए हो गया होगा। अगला प्रश्न आया था, देखिए, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं? चलिए आप लोग को भी याद होगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा और जवाब देते चलिएगा। क्रिया विशेषण कारक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम किसको कहते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले आता है? तो देखिए, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कह लेते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप सभी का कमेंट बिल्कुल सही है, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर संज्ञा कहें तो किसी भी नाम, जैसे राम आम खाता है, ठीक है, हमने कहा। अब यहाँ पर हम लिखें कि वह आम खाता है, तो ये राम क्या था? संज्ञा। लेकिन अब यहाँ पर हमने राम को बोलने के लिए यहाँ पर इंडिकेट किया और संज्ञा के बदले वह का प्रयोग किया। ये जो वह है वो क्या है? आपका सर्वनाम है। वह सर्वनाम है और राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले में जो आने वाले शब्द हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका राइट आंसर सर्वनाम होगा। यदि आपका भी आंसर सर्वनाम था तो आप बहुत ही अच्छा तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स लाने के लिए 101% सफलता पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप सिंगल सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? फुटबॉल, श्याम, खेल रहा है या कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है आकलन में कि श्याम फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? तो चलिए, जब हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी के अंतर्गत सब कुछ हमको जानना है कि क्रिया कौन होता है, कर्ता कौन होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो श्याम देखिए ये सब्जेक्ट है और श्याम क्या चीज़ है? ये तो श्याम संज्ञा है। ठीक है, अब श्याम फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो फुटबॉल, फुटबॉल क्या चीज हो गया? ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम कहेंगे यहाँ पर कर्म के रूप में कहेंगे। ठीक है, और रहा है ये है क्रिया, माने काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो खेल रहा है, जो काम होता है उसी को क्रिया कहते हैं। यानी जितना भी एक्शन, जैसे खेलना, उड़ना, दौड़ना, कूदना, जितना भी आप एक्शन वाला चीज, क्रिया वाली चीज जितना ही होगी जिससे हम काम का बोध हो रहा है, जिससे कोई किसी काम का एक्शन हो रहा है, तो वो सारा चीज जो है आपको किस में चला जाएगा? क्रिया में चला जाएगा। तो खेल रहा है ये क्या चीज है? ये क्रिया है। इसका राइट आंसर सी होगा। यदि आपका भी राइट आंसर सही है तो आप आकलन परीक्षा पास करने वाले हैं। आप पास कर रहे हैं, बस हमारे साथ बने हुए रहिएगा। देखिए, नोट्स वाले के लिए यहाँ पर हम सारा चीज़ों आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जुड़ते हैं तो सारा चीज़ आपको मिलते जाता है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें कौन पुल्लिंग है? आपको पहचानना है कि इसमें कौन पुल्लिंग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन या सभी, इसमें पुल्लिंग की पहचान करना है, या सभी। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन या सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी देश का नाम ना, किसी भी देश का नाम, ये सब देश हैं, सब क्या है? देश हैं। तो किसी भी देश का नाम जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग ही तो होते हैं ना, पुल्लिंग ही तो होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया कहा जाए या पाकिस्तान कहा जाए या चीन कहा जाए, ये सभी जो है आपस में क्या है? पुल्लिंग है। इसका भी नोट्स आपको दे दिया गया है और जितने परीक्षा में आए हैं वो सारा नोट्स आपको उसमें बना बनाया हुआ मिल रहा है। तो सब कोई अभी के अभी जुड़ करके यहाँ पर आप खरीद लेंगे और लाइफ टाइम के लिए यदि आप जुड़ते हैं तो आपको जब तक परीक्षा नहीं हो रही है ना, तब तक हम सारे राज्यों में जितने प्रश्न पत्र हुए हैं उसकी जैसे जैसे उपलब्धता होते जाती है हम आपको देते जाएंगे। तो आप जुड़ जाइए अभी के अभी सारा चीज और यहाँ से देखते रहिए। इससे अच्छा और कहीं आपको परचेज नहीं हो सकेगा। जिसकी उपमा न दी जा सके इसके बदले एक शब्द कौन सा होगा? जिसकी उपमा न दी जा सके इसके बदले एक शब्द कौन सा होगा? देखिए कितने हल्के प्रश्न आते हैं हिंदी में। उपमास, उपमान, अनुपम या अपमान। जिसकी उपमा न दी जा सके इसके बदले एक शब्द कौन होगा? तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले एक शब्द या एक नाम, बहुतों का आपने सुना होगा, अनुपम। क्या होगा? अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके इसके लिए अनुपम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ये आपका जो है नोट्स में यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है। आंसर ए लिखा गया है, आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए। तो जिनको भी नोट्स मिला है वे सभी देख लेंगे, आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, आँख का पर्यायवाची शब्द है, आँख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, लोचन, नेत्र या सभी। ठीक है, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चक्षु, लेचन,
नोत्र या सभी क्या होता है। तो देखिए आंख का जो पर्यायवाची शब्द होता है, चक्षु भी किसको कहा जाता है, आंख को ही कहा जाता है। लोचन भी आंख का ही पर्यायवाची शब्द है और नेत्र भी आंख का ही पर्यायवाची शब्द है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी। यानी आप लोगों का भी आंसर इसमें सभी था, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द, ये सब सारे पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर जितना इंपोर्टेंट अब तक राज्यों में पर्यायवाची शब्द आए हुए थे उसका वीडियो और उसका नोट्स भी दे दिया गया है आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी खरीद लेंगे और जुड़ जाएंगे। तो राइट आंसर सभी होगा। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया था कि संधि को तोड़ना क्या कहलाता है। विग्रह कहलाता है, विच्छेद कहलाता है, वाक्य कहलाता है या कोई नहीं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए विग्रह किसका होता है, आपको बताया गया था समास का विग्रह होता है। विग्रह किसका होता है, समास का होता है, ठीक है। और संधि का क्या होता है, तो संधि का विच्छेद होता है। संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है। समास का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आया, क्या चीज, वाक्य ना। तो वाक्य क्या कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और डी में है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, तो आप अब कंफर्म हो गए, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। बहुत बार आया वो प्रश्न और देखिए तो आकलन परीक्षा में खुद ही आया हुआ है, ठीक है। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, चलिए 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 बताइए सभी शिक्षकगण, आप सभी शिक्षक हैं, आप लोगों का आंसर बहुत ही हिंदी में सही हो रहा होगा। ये आकलन परीक्षा में देखिए आए वो प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तो आप सभी डेली इस वीडियो को देखिए और डेली यहाँ से जो है आप एक बार जुड़ जाइए, जिससे कि आपका लाइफ टाइम जब तक परीक्षा नहीं समाप्त हो रहा है तब तक आपको इस तरह के सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड हम करवाते रहते हैं। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है, आपको बताइए। परो जोड़ पकार, परो जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार या परोप जोड़ कार, क्या होगा, परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए परो जोड़ पकार ये तो गलत है, परो जोड़ उपकार ये भी गलत है, लेकिन आप देखिएगा पर जोड़ उपकार ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। परोपकार का क्या होगा, पर जोड़ उपकार, परोप जोड़ कार ये नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको जब हमने यहाँ पर क्या पर से क्या आया, लास्ट में अ हो गया, और उपकार में क्या आ रहा है, तो ऊ आ रहा है, ठीक है। तो अ और उ मिलकर के देखिए बना देता है ओ, क्या बना देता है, ओ बना देता है, ठीक है। तो यही ओ तो हो रहा है ना, पर में ओ लगेगा और कार लगेगा तो परोपकार होगा। तो इसी तरह से परोपकार का पर जोड़ क्या होगा, उपकार होगा। और बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो सभी कोई अभी के अभी जुड़ने का प्रयास कीजिए और यहाँ पर सारे नोट्स को परचेज कर लीजिए। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फोन करके आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और सारे राज्यों के आकलन परीक्षा को आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके बना सकते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है, प जोड़ न, पो जोड़ अन, प जोड़ वन या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर देखिए आपका है बी। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ना। पो और जोड़ क्या होगा, अन, पवन होगा। क्या होगा, पो जोड़ अन क्या होगा, पवन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको हम नोट्स बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए पवन का जो होता है ये क्या चीज है आपका, तो पो जोड़ अन यानी ओ और अ जब मिलता है तो क्या बनता है, अ मिलता है। और यह देखिए होता है आयादी संधि। कौन सा होता है, आयादी संधि, ये भी पूछा गया था, इसलिए हम आप लोग को नोट्स भी दे रहे हैं कि पवन कौन सी संधि है, तो आयादी संधि, ओ और अ मिलके अ बनाते हैं और यह जो है आयादी संधि में जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, अपवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय की सारी वीडियो दे दी गई है, जितने भी राज्यों में सारी वीडियो आपको दे दी गई है। उपसर्ग प्रत्यय से पूछेगा सभी प्रश्न और उसका नोट्स भी यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसका वीडियो भी बना दिया गया है। तो आप सभी यदि भी जुड़ेंगे तो आपको भी ये सब सारा चीज तुरंत मिल जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक बार लेना ही पड़ेगा, आप लोग को एक बार जुड़ना ही पड़ेगा, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकें और कम समय में अच्छा रिजल्ट आप कर सके। इसलिए अभी ही जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, समय बीतने पर कुछ नहीं होगा। तो अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय के लिए आप सबसे पहले सबसे अच्छा चीज क्या है, तो अपवाद को हम यहाँ पर विच्छेद कर लेते हैं। तो क्या होगा, अपवाद दो भाग में टूटेगा। देखिए अप और जोड़ का होगा वाद, होगा ना। तो ये अपवाद शब्द हो गया। तो देखिए प्लस चिन्ह के जो पहले है उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग, और जो बाद में है वो प्रत्यय है। तो जो पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो अपवाद को जब हम तोड़ते हैं तो अप जोड़ वाद होता है। ये जोड़ के पहले लगा है अप, इसलिए अप जो है उपसर्ग और बाद में लगा है वाद, वाद जो है
प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो जो पहले लगा है वो है अप, इसलिए अप जो है यहाँ पर कौन है, उपसर्ग है, ठीक है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, प्रश्न है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान प्रारंभ से 17वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा है। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए हमने आपको नोट्स, पूरे नोट्स दे दिए हैं और उसके बाद उसका वीडियो भी दे दिए हैं। लेकिन अब देखिए यही प्रश्न आपका एसएससी में भी आया हुआ था, जेएसएससी में आया हुआ था। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए आपको हमने बताया था उस नोट्स में, देखिए क्या होता है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी टोटल दिया हुआ है 31 विद्यार्थी, मतलब टोटल विद्यार्थी हैं, तो टोटल के लिए टी बराबर है। अब देखिए एक ही विद्यार्थी है, देखिए पूछा है कि अरुण ही है, अरुण का स्थान प्रारंभ से 17वां है, तो अंत से उसका मैंने कौन, अरुणे का, ठीक है। तो आपको ट्रिक में दिया गया है, अगर आपने नोट्स यहाँ से परचेज किया है तो ट्रिक में दिया हुआ है, अगर नहीं किया है तो अभी भी जान जाइए। अगर एक ही व्यक्ति है और उसका दोनों तरफ से स्थान यदि दिया हुआ है, एक ही व्यक्ति है उसका दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है या दोनों तरफ से स्थान पूछता है, तो उसका सूत्र होता है, उस सूत्र पर आप जब रखेंगे तो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर जिसे प्रारंभ से कहेगा तब पूछेगा अंतिम से, यदि उत्तर से कहेगा तब पूछेगा दक्षिण से, यदि ऊपर से कहेगा तब पूछेगा नीचे से, मतलब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आपसे पूछेगा उसका प्रश्न, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान प्रारंभ से 17वां, तो अंत से कितना, तो प्रारंभ का उल्टा क्या हो गया, अंत हुआ ना, अंत से कितना होगा। तो इसको सिर्फ इस सूत्र पर बैठा दीजिएगा, स्टिक पर बैठा दीजिएगा, आपका ओके हो जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो एक ही फॉर्मूला है, आप उसको याद रखिएगा, टोटल बराबर उस आदमी का अपोजिट वाला सेक्शन। तो देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट और -1, तो बायां दायां होगा। अगर यहाँ पर होगा तो ये प्रारंभ और अंत होगा, अगर लीजिएगा तो आप प्रारंभ प्लस अंत -1, उत्तर प्लस दक्षिण -1, इस तरह से कर लीजिएगा जो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है ना। अब देखिएगा तो टी बराबर हो गया लेफ्ट प्लस राइट -1, तो आपके पास टी मतलब टोटल कितना है, 31 है ना। टोटल आपके पास कितना है बताइए, 31 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 31 बराबर लेफ्ट मैंने प्रारंभ से और राइट मैंने यहाँ पर अंतिम से, कोई जो भी चीज होगा अपोजिट होगा, तो प्रारंभ से देखिए कितना है 17, तो 17 तो ये अंत से हो गया, तो अंत के लिए याद रखे रहिए, और माइनस कितना हो गया, 1 हो गया ना। इसी को सोल्व कर दीजिएगा केवल। अब आप क्या करना है आपको, तो 31 बराबर कितना हो गया, अब देखिए 17 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 16, और प्लस कितना हो गया, आर हो गया ना। इस 16 को हम क्या करेंगे, इधर ले लाएंगे, इधर हम कर सकते हैं ना। तो 31 में से 16 को हम क्या करेंगे, जब बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, ये बॉर्डर है, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं जो प्लस होता है वो जब इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। 31 - 16 और बच कितना गया, आर, ठीक है। तो 31 में से 16 गया तो कितना बचा, 15, अब 15 बराबर हो गया आर मतलब हो गया अंत से यहाँ पर, तो अंत से स्थान उसका अब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपके लिए बना भी दिया गया है, आप यहाँ पर जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए देखिए बनाया हुआ है, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 31 बराबर 17 प्लस आर -1, इसलिए 31 बराबर 16 प्लस आर, और आर बराबर 31 - 16 15, जो कि हमने आपको ऊपर डील कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक प्रश्न आता है, इसका नोट्स आपको दे दिया गया है, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ नोट्स परचेज करते हैं डेली यहाँ पर जुड़ करके, तो ये सारे चीज दे गए हैं। और देखिए आपको जेएसएससी में भी पूछा गया, तो ऐसे ही प्रश्नों की बौछार आपको मिलते रहेगी। सारे प्रश्न जो आए हुए हैं इस तरह आपकी तैयारी करवाई जाएगी कि आपको 20 में 20 और 25 में 25 आना बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अभी के अभी फ़ोन नंबर से जुड़ जाइएगा और यहाँ पर सारे नोट्स परचेज कर लीजिएगा। यदि रीजनिंग में आपको 20 में 20 और 25 में 25 चाहिए तो अब देखिएगा यहाँ पर अगला है, यदि किसी महीने का 10वां दिन ना, मैंने 10 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने का 24वां दिन कौन सा होगा, यानी 24 तारीख को कौन सा दिन होगा आपको बताना है। मंगलवार, बुधवार, सोमवार या गुरुवार, कौन सा दिन होगा। इसका भी नोट्स पीडीएफ दे दिया गया है, वीडियो आपको दे दिया गया है, पूरे विस्तृत से दिया गया है, यहाँ से एक प्रश्न कभी भी आपको छूटेगा नहीं। तो अभी नोट्स परचेज करेंगे आप लोग। अब देखिए यदि किसी महीने का 10वां दिन सोमवार है, चलिए हम देखते हैं 10 तारीख को क्या है, सोमवार है, चलिए ठीक है, 10 को क्या हो गया, सोमवार। अब देखिएगा एक चीज तो हम लोग जानते ही हैं कि हर 7 दिन यदि हम उसमें आगे बढ़ाते हैं तो सेम डे आता है ना, हर 7 दिन आगे बढ़ाते हैं तो सेम डे आता है,
ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 में 7 जोड़ेंगे यानी 17 तारीख होगा, और 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा, सोमवार ही रहेगा। ठीक है, अब उसी तरह से 17 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 24 आएगा, और 24 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। इस तरह अगर एक ही महीने में आपको किसी का दिन बताना है तो आप 7 जोड़ करके आगे बढ़ते जाइए, और उसके बाद जो आता है 1-2 दिन उसको आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज हमें आपको बता दीजिएगा, आपके लिए प्रश्न हम यहाँ पर दे रहे हैं, यदि आप वीडियो देखेंगे तो जरूर बताइएगा। यदि किसी महीने का 10वां दिन, यदि किसी महीने का 10वां दिन सोमवार है तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा, आपको बताना है 27वां दिन क्या होगा। ठीक है, 27वां दिन क्या होगा आप हमें बना करके कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ पर आप नोट्स जो परचेज कर रहे हैं उनके लिए बनाया हुआ है कि 10वां दिन सोमवार है तो 17वां दिन भी सोमवार होगा, और 17 में 7 जोड़िएगा तो 24वां दिन भी क्या होने वाला है, सोमवार होने वाला है। और ये प्रश्न बहुत ही MBBI है, हर बार पूछा जा रहा है आपको। देखिए अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, याद रखिएगा प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ गुना है, तो मान बतावें। किसका मान बताना है, 15 + 5 - 5 का मान बताइए, क्या होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको हम लिखेंगे, तो हमारे पास जो प्रश्न है वो है 15 और +5 और -5। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिया जाता है, उसको हमको फॉलो करना रहता है। प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है, यानी जहां प्लस है प्रश्न में दिया हुआ माइनस रखना है। चलिए ठीक है, तो 15 हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 है तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लेंगे, तब 15 - 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माइनस, तो माइनस को क्या कहा जा रहा है, देखिए माइनस का अर्थ प्लस है, तो जहां माइनस है वहां पर हमें क्या लेना होगा, प्रश्न में देखिए प्रश्न में माइनस है, तो जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लेंगे हम प्लस, क्योंकि उसी के लिए कहा जाता है। अब इसी को सोल्व कर देना है, हल कर देना है हमें, तब प्लस और माइनस, +5 और -5 क्या हो गया, कट गया ना, बचा आपके पास कितना, सिर्फ और सिर्फ 15। इसका राइट आंसर क्या होगा, 15, और 15 किस में है आपका, बी में है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखिए आ रहे हैं, और JSSC में ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं कि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप उसको पूरे के पूरे बना सके और 100% मार्क्स यहाँ पर ला सके। बस आपको जरूरी है जुड़ने की। आप देखेंगे यहाँ पर रीजनिंग के लिए 100 रुपए में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आकृति में से लुप्त पद को ज्ञात करें, आकृति में से लुप्त पद को ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 60। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है ना। देखिए 5 है, 2 है, और यहाँ 7 है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 70। अब देखिए 4 है, 4 है, और यहाँ पर ये 5 है, क्या होगा आपको बतलाना है। चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें हो रहा है। 50 आंसर होगा, 60 आंसर होगा, 70 आंसर होगा, या 80 आंसर होगा, इस ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी ढूंढिएगा। अब हम बताते हैं कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। रीजनिंग सिर्फ देखिए दिमागी उपज है, इसको जितना अच्छा आप कीजिएगा तुरंत आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला हम देखेंगे 3 और फिर 4 और 5। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है 60। क्या संबंध चल रहा है, देखिए 3 को आप 4 से गुना कीजिएगा, या इधर से कीजिए, 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 15। आप 15 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 60 हो रहा है ना। और यही 60 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। चलिए अगला को हम देख लेते हैं। तो अगला आप देखिएगा तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7, और ये लिखा हुआ है 2। गुना करते हैं, 5 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा ना। और 35 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। और ये 70 कहाँ दिया हुआ है, अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह का संबंध अगला में भी मेरा होगा। तो आगे हमारे साथ क्या है, तो आगे हम लोगों के साथ यहाँ पर दिया हुआ देखिए 4 है, फिर 5 है, और फिर 4 है। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए 4 × 5 कितना होगा, 20 होगा ना। और 20 चौके कितना होगा, 80 होगा ना। और यही 80 कहाँ भराएगा, इस बीच में भराएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर भराएगा। ठीक है, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 किस में है, देखिए तो 80 आपका डी में दिया हुआ है। 80 किस में ऑप्शन दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। यही आपका ऑप्शन सही है और राइट आंसर है।
जेएसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न। देखिए कितने इजी प्रश्न आते हैं, सिर्फ जरूरी है आपको जुड़ने की, सिर्फ जरूरी है आपको यहाँ जुड़ करके तैयारी करने की। आपका तो रिजल्ट 101% हो रहा है और आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया जा रहा है, सिर्फ रीजनिंग का नहीं, सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप कहीं का भी परीक्षा दे रहे हैं सभी का प्रीवियस ईयर भी करवाया जा रहा है। साथ साथ आपको एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पूरा नोट्स दिया जा रहा है जो कि बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मिल रहा है। तो आप अभी यहाँ से खरीद करके जुड़ जाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको 101% सफलता मिलेगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ए बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, तो बीच में कौन है? ये प्रश्न आया हुआ है। ए बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, तो बीच में कौन है आपको बताना है। ए है, सी है या बी है, कौन है बीच में? तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार का प्रश्न बनाते हैं। ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? देखिए सबसे पहले देखते हैं, ए बी से बड़ा है, तो ए है, ए बी किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, तो ए मने ऊपर हो गया, तब ना बी नीचे रहेगा। तो अब ये क्या है? ए बड़ा है किससे? बी से। अब देखिएगा, बी जो है सी से बड़ा है, ये बी किससे बड़ा है? सी से, तब बी ऊपर रहेगा और सी नीचे रहेगा, यही ना हो गया। इसका मतलब ए बड़ा है किससे बड़ा है? बी से बड़ा है, ठीक है, यही चीज कह रहा है। बी से बड़ा है, ए बड़ा है किससे? बी से। अब बी ऊपर है, सी नीचे है, मतलब बी बड़ा है किससे? सी से। तो पूछ रहा है कि बीच में कौन है, तो बीच में कौन पड़ा? देखिए बीच में बी पड़ा, बीच में कौन पड़ा है? बी पड़ा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए ये पजल जो है इस तरफ से एक आता है जो छोटा सा पजल्स हो जाता है, आपको यहाँ पर भ्रमित करता है। आप इस तरह के प्रश्नों को आराम से एकदम बना सकते हैं, यानी ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, तो इस तरह से आप सीरीज बना लेंगे। और उसके बाद जो भी पूछेगा, पूछ देता है कि सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर पूछता तो ए होता, सबसे बीच में कौन है, तो बी है, और यहाँ सबसे नीचे कौन है, तो सी है। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और ये जेएसएससी, ये आपका जो है आपको फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न है, ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ था प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर रमेश एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि शीला मेरी माँ की बहन है। शीला का रमेश के साथ क्या संबंध है? रमेश एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि शीला मेरी माँ की बहन है, तो शीला का रमेश के साथ क्या संबंध है? देखिए बहुत ही सारे प्रश्न आपको हम यहाँ पर प्रीवियस दे रहे हैं, साथ में सारे नोट्स आपको दिया जा रहा है, साथ में यहाँ पर आपको पूरी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है। आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। उसके बाद आपको यहाँ से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जितने टेक्स्ट बुक पर आपको प्रश्न है सारे यहाँ दे दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 101% भिड़ने की गारंटी है। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर नोट्स लेकर के जुड़ जाएंगे, पढ़ लेंगे। तो देखिए रमेश एक तस्वीर की, और मान लीजिए ये तस्वीर है, हमने यहाँ पर एक तस्वीर बना लिया, ठीक है, एक तस्वीर है, और यहाँ पर रमेश है, यहाँ पर कौन है? रमेश है, आर हमने लिख लिया, ठीक है। रमेश एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, ये तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, तो क्या करता है? इशारा करते हुए कह रहा है कि शीला, इसका नाम क्या है? शीला, इस तस्वीर का नाम देखिए शीला है, शीला है, कहते हुए कहता है शीला मेरी माँ, तो रमेश हो गया, रमेश की माँ, यहाँ पर मदर, ठीक है, रमेश की माँ जो है वो कौन है? शीला की बहन है, ठीक है। रमेश की शीला जो है मेरी माँ की बहन है, शीला किसकी है? माँ की बहन है। तो रमेश की माँ, अब माँ की उसकी बहन कौन लगेगी? मौसी, यानी रमेश का शीला के साथ क्या संबंध है? तो यहाँ पर रमेश, शीला जो है वो रमेश की कौन है? मौसी है। तो शीला का रमेश से क्या संबंध है? देखिए पूछा शीला का रमेश के साथ क्या संबंध है, तो शीला कौन है? रमेश की मौसी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है चाची, और क्या दिया हुआ है? दादी, मौसी, नानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी मौसी है। शीला जो क्या है वो मौसी है। 963 बराबर 57 सही है, तो 963 के बीच कौन सा संकेत आएगा आपको बताना है कि देखिए 963 के बीच में कौन सा संकेत लिया जाएगा कि इसका रिजल्ट 57 आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको संकेत जो दिया गया उसी के आधार पर आप बारी बारी से चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि 963 में क्या क्या हम रखें तो 57 आया, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 963, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करा? प्लस, तो दोनों के बीच में लगेगा, तो यहाँ प्लस होगा, फिर करा माइनस, तो यहाँ प्लस होगा। अब बताइए इसको सोल्व करने पर 57 आता है आपका? 9 6 15, और 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह
नहीं होगा। चलिए अगला को चेक करते हैं, सेकंड नंबर को चेक करते हैं। तो 963 है, इसमें देखेंगे प्लस है और भागा है, तो यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ भागा देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का काम होगा। तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 9 प्लस और 6 में 3 से भाग दिया तो 2 और 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया ना। तो चलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड को हम यहाँ पर चेक करेंगे, सी नंबर को। किसको चेक करेंगे, सी नंबर को। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 963 है, सी में आप चेक कीजिएगा तो 9, इसके बीच में गुना का चिन्ह है और इसके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो पहले किसका काम होगा, गुना का, फिर प्लस का। तो 9 6 कितना होता है, 54, और 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57। 57 आ गया ना, किस में आया, सी से आया, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बारी बारी से चिन्ह रख करके चेक कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए अगला है, यदि 563 को 8 लिखा जाता है तो उसके बीच उपयुक्त चिन्ह क्या होगा। आप लोग सभी को देखिए, जब भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए, फटाफट कितना स्पीड कर सकते हैं आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोग जब देखेंगे तो 563 है, ठीक है, इसके बीच में चिन्ह लगा कर देखेंगे और 8 किसको कौन सा यूज करने पर 8 आ रहा है उसका हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे पहला के अनुसार, तो क्या होगा, 5 6 11 और 3 14 होगा, ये गलत हो गया। अगला लेंगे प्लस और फिर क्या है, माइनस, तो 5 6 11 और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 आ रहा है ना। किस में आया, 20 आया। तो इस तरह से बहुत ही पारखी नजर आप जब रीजनिंग में रखेंगे तो आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। देखिए 2x + 5 में चर राशि कौन है, ठीक है। तो राशियां एक हो गई आपकी चर राशि और एक होती है आपकी अचर राशि, हम लोग कहते हैं ना। तो चर राशि यानी वैसी राशि जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना पड़ता है, तो वैसी राशि को हम लोग चर राशि कहते हैं, ठीक है। तो चर राशि में क्या आ जाएगा, तो ए से लेकर के डॉट 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 आप जेड तक के कोई भी संख्या को आप चर राशि में ले सकते हैं। कोई भी अक्षर को, यहाँ पर कोई भी लेटर को आप चर राशि में ले सकते हैं। हिंदी का भी अ से लेकर अ तक, क से क तक, ये सभी चर राशि होती है, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या है, 2x + 5 में चर राशि कौन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि x जो है वो चर राशि है, ठीक है। तो x किस में है, c में है। तो जितनी राशियां का मान हमें ज्ञात करना पड़ता है वो सभी चर राशि कहलाती है, ठीक है। c हो गया। अब देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए, आप भी नोट्स परचेज कीजिएगा, आपको भी सारा नोट्स और पीडीएफ अभी का भी तुरंत बैठ जाएगा, ठीक है। राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, राजू की उम्र क्या है, ठीक है। राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो राजू की उम्र क्या है, तो बबलू का उम्र देखिए आप मान लेंगे x, बबलू उसका जो बड़ा भाई उसका उम्र x है, हमको पता नहीं है, लेकिन राजू जो है क्या है, बबलू से 3 वर्ष छोटा, तो 3 वर्ष छोटा है, उसमें हम 3 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो राजू की उम्र क्या है, तो राजू की उम्र कितना हो जाएगा, x - 3। x किसका उम्र है, तो x बबलू का उम्र है जो उसका बड़ा भाई है, ठीक है। तो चलिए x - 3 आंसर होगा, x - 3 किस में, c में है, तो c इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर x + 2 = 6, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए x + 2 = 6 है, तो x का मान बतावे क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो देखिए x + 2 और x की जगह पर क्या रखिएगा, 6 होगा। ऑप्शन तो यहाँ पर देखते चलिए, यदि 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। यदि 4 रखेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। एक्स की जगह पर हम 4 रखेंगे ना। अगला देखिए x/3 + 5 = 10, x/3 + 5 = 10, तो x का मान बताइए, ठीक है। देखिए इधर ही को हम सोल्व कर लेते हैं, इधर ही को हम सोल्व करेंगे ऑप्शन से। किससे सोल्व करेंगे, ऑप्शन से। अगर ये जो है a b c किसका मान दिया हुआ है, ये सब x का मान दिया हुआ है। x का मान पुटअप करने पर आपको देखिए 10 किससे आता है, ठीक है। तो चलिए यदि हम 10 रखते हैं तो कितना होगा, 10/3 + 5, तो 10 में 3 से भाग जाएगा ही नहीं और ये 10 आएगा ही नहीं। चलिए अब सेकेंड नंबर b रखते हैं, b, ठीक है। तो 15, x का मान 15/3 + 5, 3 × 5 = 15 हो गया ना। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो 10 यानी b = 15 आ गया, तो 15 ही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आप रख करके यहाँ पर चेक कीजिएगा ना, तो फटाक फटाक आपको मिलने लगता है। तो आंसर से आंसर को चेक कर लिया कीजिए जितना जल्दी हो सके, और नहीं तो आप यदि वैसे बनाना चाहते हैं तो समीकरण के अनुसार बनाते रहिएगा, उससे भी दिक्कत नहीं होगा। शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिक को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। देखिए शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि वे भावी नागरिक को तैयार कर रहे होते हैं। बच्चे जो होते हैं सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, और वो सबसे बड़ी पूंजी बच्चे को भावी नागरिक का तैयार करते रहते हैं। इसलिए शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि उन्हें भावी नागरिक को तैयार करना रहता है। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए,
अपने दायित्व को निभाना चाहिए, रंगदारी करना चाहिए सभी, ठीक है। तो शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बी नंबर ऑप्शन जो सबसे बढ़िया है कि अपने दायित्व को क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। शिक्षक को जो यहाँ पर दायित्व मिला है वो अपना काम करे तो शिक्षक का सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता है, ठीक है। औषधि, औषधि का शुद्ध रूप क्या है? औषधि आप कैसे लिखते हैं? देखिए औषधि हम लोग जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, तो औषधि, औषधि, ठीक है, औषधि ये ऐसे लिखते हैं। तो औषधि किस में है? तो औषधि जो है आपका यहाँ पर ये है, ठीक है, बी नंबर है, तो औषधि ये सही हो जाएगा। चलिए अगला है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार आशीर्वाद, 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 ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जा रहा है, यानी आशीर्वाद को शुद्ध इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है। देखिए कवयित्री का शुद्ध रूप बहुत बड़ा है, 1-2 बार के बाद में पूछेगा, ये 5001 बार आया है। तो इसका क्या होता है? कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। और कवयित्री किस में लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ए बी डी ई एफ एच के संबंध दर्शाने वाले चुनिए, माने इसी के समान संबंध दर्शाने वाला कौन है इसमें? देखिएगा, तो ए बी है, फिर सी डी है, यानी एक अक्षर छोड़ा हुआ है। ए बी देखिए शुरू वाला लगातार है, और फिर बीच में एक अक्षर सी छोड़ के डी है। उसी तरह से देखिएगा तो ई एफ, फिर यहाँ देखिए जी छूटा हुआ, फिर एच है। तो इसी के समान संबंध दर्शाने वाला इसमें कौन है? देखिए पहला को चेक करते हैं, तो डी ई, फिर एफ छोड़ा हुआ होना चाहिए था, जी होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो गया। अब देखिएगा एल एम, फिर एक छोड़ा हुआ होना चाहिए, एन ओ, ये सही अभी चल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा तो पी क्यू और आर छूटा हुआ रहना चाहिए, एस, ये सही चल रहा है। ये एक यहाँ पर जो है सही चल रहा है। अगला चेक करते हैं, पी क्यू आर एस टी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ इस पर गैपिंग हो गया, जो कि शुरू बार वाला में गैपिंग नहीं है। जी एच आई, ठीक है, यहाँ गलत हो गया, जी एच के बाद आई और आई के बाद जे, एक गैपिंग होना चाहिए था। तो इसी के समान जस्ट संबंध कौन दर्शा रहा है? बी वाला में दर्शा रहा है, जस्ट उसी के संबंध सम्मान दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना पड़ता है कि उसी के समान कौन आ रहा है ना। चलिए अगला देखिएगा, बी डी एफ जी एच आई के समान संबंध दर्शावला चुने। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या संबंध है। तो इस पर देखिएगा आप बी, फिर बीच में सी छूटा हुआ है, फिर डी, फिर बीच में ई छूटा हुआ है, फिर एफ, मतलब एक एक छोड़ करके है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जी एच आई, और इसमें क्या है? जी एच आई लगातार है, ये क्या है? लगातार है, इसमें एक एक छोड़ के और इसमें लगातार। तो इसी के समान संबंध दर्शाने वाला नीचे कौन है? देखिए पहला अगर देखिएगा तो ए एक छोड़ दिया, बी दूसरा छोड़ दिया, डी और ई, तो ई ठीक है, और जी एच आई ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए के बाद बी छूटा हुआ है, सी के बाद डी छूटा हुआ है, ई, यही तो इसमें भी कर रहा था। बी के बाद सी छूटा हुआ था, डी था, डी के बाद ई छूटा हुआ था, एफ था ना। तो ये सही हो गया। अगला और देखते हैं और कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या। तो यहाँ देख रहे हैं एल एम छूट गया, एन ओ छूट गया, पी, और यहाँ पर क्या दे रहा है आपको? क्यू आर एस, ठीक है। तो ई एफ जी, तो पी क्यू, तो देखिए इसमें एक अक्षर तो था एफ जी एच, ठीक है, एफ जी एच लगातार था, क्या था? लगातार था, पी क्यू आर एस, तो ये सही हो रहा है, पी क्यू आर एस, तो ये सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बी हो जा रहा है। अगला देखिएगा 22, 21, 23, 22, 24, 23, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देखिएगा, इसको देखिएगा यहाँ पर, तो 22, 23, 24, नीचे से देखिएगा तो 21, 22, 23, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या हो गया आपका? 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, तो 24 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद यहाँ पर 25, क्या हो जाएगा? 25 होगा, ठीक है। इसी का लगातार हम चलेंगे, तो 25 किस में है? सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो भारत का बिस्मार्क जो है, देखिए एकीकृत करने के कारण यहाँ पर जो कहा गया है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय, अध्यात्मक, राजतांत्रिक या सैनिक, ठीक है। तो भारत में जो है किस प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली है? कैसी प्रणाली है? तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी है? संसदीय। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या दयानंद सरस्वती, ठीक है।
तो आधुनिक भारत का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, यदि एक छात्र विद्यालय में लगातार विलंब से आता है तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। ठीक है, एक छात्र अगर विद्यालय नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए। शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए, नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए या सहयोग के लिए। क्या होता है इसका, तो नए ज्ञान के लिए हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है, नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, नीलकंठ का रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, तो नीलकंठ मतलब नीला हो कंठ जिसका, और इसको हम लोग यहाँ पर किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान के रूप में लेते हैं ना। तो ये जिस शब्द का कुछ विशेष अर्थ निकल रहा होता है, कुछ विशेष अर्थ निकल रहा होता है, तो उसको हम लोग जो है योगरूढ़ शब्द कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है, अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, वो अति प्रिय को आप तोड़िएगा तो अति और जोड़ क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा ना। तो जो पहले वाला है वो क्या चीज़ है, उपसर्ग है, और जो बाद वाला है वो क्या चीज़ है, प्रत्यय है। तो जो पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो अति प्रिय में पहले अति हो गया, तो यहाँ पर अति उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, अति उपसर्ग हो गया। ठीक है, देखिए संधि विच्छेद आप लोगों को कभी करना है ना, उपसर्ग प्रत्यय बताना है, तो संधि विच्छेद करने अच्छा से आना चाहिए। अगर संधि विच्छेद आपको आता है ना, तो आप उपसर्ग और प्रत्यय बहुत बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, अधिराज में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिराज को तोड़िए, तो अधि होगा और जोड़ राज होगा ना। तो जो पहले जुटता है वो उपसर्ग, और जो बाद में आता है वो प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग कौन है, अधि है, तो इसका राइट आंसर अधि हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर अधि हो जाएगा। जो किसी शब्द, देवालय का संधि विच्छेद है, देवालय का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ठीक है, देवालय का संधि विच्छेद क्या है, देव जोड़ आलय, देव जोड़ अलय, देव जोड़ लय या कोई नहीं। तो देवालय का संधि विच्छेद जो होगा वो है आपका देव और जोड़ आलय। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग देवालय ना। तो देव जोड़ आलय। अगला देखिएगा, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद जो होता है, सूर्य और जोड़ होता है क्या, अस्त होता है, यानी सूर्य अस्त होता है, उसको हम लोग सूर्यास्त कहते हैं। तो अलग अलग कीजिएगा तो सूर्य हुआ, और एक अर्थ कीजिएगा तो अस्त हुआ, तो सूर्य अस्त हुआ, उसी को कहेंगे हम लोग सूर्यास्त। तो सूर्य जोड़ अस्त किस में है, पहला में है, तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजानन का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, देखिए गजानन, गजा जोड़ नन, गज जोड़ आनन, गज जोड़ अनन, कोई नहीं। ठीक है, तो गजानन के लिए देखिए होता क्या है, दो शब्द हुआ, गज और जोड़ आनन, यानी गज के आने को हम लोग गजानन कहते हैं। ठीक है, तो गज जोड़ आनन ये किस में है, बी में है, इसी को कहेंगे हम लोग गजानन। ठीक ना। अगला देखिएगा आप यहाँ पर, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, किरण में जो हम लोग यहाँ पर रेखा कोण और बिंदु देखते हैं, तो किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो किरण देखिए एक जगह से यहाँ से स्टार्ट होते हुए अंतिम तक चलते जाता है, इसका कुछ नहीं होता। तो किरण में एगो अंत बिंदु होता है। ठीक है, किरण में एगो अंत बिंदु होता है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड में 1 2 3 या कोई नहीं। तो देखिए दो बिंदुओं से जो लकीरें खींची जाती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड होते हैं। यानी रेखाखंड का दो गो फर्स्ट और अंतिम होता है, यानी रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। 360 डिग्री का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है आपको, संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण या न्यून कोण। ठीक है, तो 360 डिग्री वाला जो कोण होता है, एक राउंड पूरा घूम लेता है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो फिर यहीं आएगा, तो पूरा कर लेना मतलब क्या होता है, संपूर्ण। तो इसको लोग संपूर्ण कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक समकोण का मान होता है, एक समकोण देखिए यहाँ पर हमने बनाया, तो ये अगर समकोण बना तो ये समकोण यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री, यानी एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। चलिए देखते हैं, रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो 32 आएगा, 36 आएगा, 29 आएगा या क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए एक किसका है, एक का स्क्वायर है, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या चलेगा,
6 का स्क्वायर चलेगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 36, और 36 किसमें दिया है, बी में दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है। ठीक है, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, -3 आएगा या -4 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे हो रहा है। 12 में से 1 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 5 जाएगा, 2 में से -5 जाएगा, तो कितना बचेगा बताइएगा आप सभी। तो इसका आंसर -3 होगा। कितना होगा, -3। 2 - 5, देखिए इसका कोई चिन्ह है तो प्लस है, प्लस माइनस हमेशा घटता है तो घटेगा, 3 होगा। लेकिन चिन्ह किसका लेते हैं, जिस चिन्ह का अंक बड़ा होता है, तो ये माइनस चिन्ह का अंक बड़ा है, 5 है। ठीक है, तो -3 होगा, ये सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राम प्रारंभिक स्थान से पहले पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद वह बाएं दिशा की ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, आपको बताना। ठीक है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा। देखिए आइए इसको बना दिए हम यहाँ पर, देख लीजिएगा। राम जो है सबसे पहले किधर, पूरब की ओर मुँह के करके खड़ा है। ठीक है, और उसके बाद जो है वह किस दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद वह जो है बाएं की ओर मुड़ जाती है। पूरब चलिएगा, पूरब जब जाइएगा तो इसका बाएं इधर होगा, इसका दाएं इधर होगा। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में वो जा रहा है, तो ये इस दिशा में जा रहा था, ऊपर की दिशा में, यानी यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है, तो आपका सी आंसर हो जा रहा है, और सी जो है उत्तर दिशा, ऊपर की ओर जा रहा है। आप पहले पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे, उसके बाद दाएं की ओर मुड़ गए, अब आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं बताइए। पहले आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा, आप किस दिशा की ओर जा रहे थे। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं बनाया हुआ है, इसको देख लेते हैं। आप जो है क्या कर रहे देखिएगा, आप पहले पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये आप हैं, यहाँ पर आप हैं, आप किधर जा रहे हैं, पूरब, पूरब किधर होता है, इधर। आप पहले पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, उसके बाद दाएं की ओर मुड़ गए, तो पूरब का जब दाएं जाएंगे तो किधर होगा, तो पूरब का ये जो भाग हो गया, ये हो गया बायां, और नीचे होगा दायां, दायां। ठीक है, तो दायां मतलब हम कहाँ चल रहे हैं, दायां मतलब ये भाग जो हम नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, नीचे को आ रहा है, नीचे ये क्या कहलाता है बताइए, दक्षिण भाग की ओर जा रहा है, दक्षिण कहलाता है, तो इसका कौन आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। ठीक ना, इसका दक्षिण दिशा हो जाएगा। अगला, साय का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को, बुध को, अरुण को या वरुण को। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बार 1001 बार प्रश्न आया हुआ है। तो साय का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को, शुक्र को साय का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह पृथ्वी की बहन, ये सारा चीज़ कहा जाता है। ठीक ना, भोर का तारा किसको कहते हैं, बुध, चंद्रमा, शुक्र या मंगल। भोर का तारा किसको कहता है, बुध, चंद्रमा, शुक्र या मंगल। तो देखिए शुक्र का ही बहुत ज़्यादा उपाधि दिया गया है, और ये 5001 बार प्रश्न आया हुआ है। तो भोर का तारा जो है किसको कहा जाता है, शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी किसको कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी किसको कहते हैं, बुध, पृथ्वी, शुक्र या चंद्रमा। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी जो है किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए, 5001 बार अब तक प्रश्न आया हुआ। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, बुध, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। ठीक है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना भाग है, 1/4, 2/4, 3/4 या 5/4। तो चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना होता है, तो यहाँ पर 1/4 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1/4 के रूप में जाना जाता है, 1/4 भाग के रूप में। सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। देखिए सूर्य जो होते हैं ना, वो बढ़ते जाते, ऊपर की ओर फैलते जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर की ओर फैलते जाते, तो आप कभी कभी समी का पौधा घर में देखेंगे, समी। तो सूर्य ग्रहण के लिए देखिए आप समी, क्योंकि ये फैलते हैं ना, ये कम नहीं होते, तो समी याद रखिएगा सूर्य ग्रहण का। ठीक है, अब देखिए आपके मन में आ गया समी, सूर्य ग्रहण माने सूर्य भगवान फैलते जाते हैं, तो समी का पेड़ फैलता है, सम। एस का मतलब क्या हो गया, सन। एम का मतलब क्या हो गया, मून। और ई का मतलब क्या हो गया, अर्थ। मतलब ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है। यानी इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, देखिए हम पहला चीज कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी, ठीक है, सेम समी था। ठीक है, ये चंद्रमा जो है वो किसके बीच आ जाता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य, देखिए एक ऑप्शन मिल गया। इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक है,
तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये सारा ऑप्शन यानी तीनों यानी सभी सही है। क्या है? सभी सही है। समय याद कर लीजिएगा ना। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? बुध शुक्र दोनों कोई नहीं, ठीक है। तो बुध और शुक्र ऐसे दो यहाँ पर उपग्रह के हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, यानी सी इसका जो है राइट आंसर होगा। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, तारा, उपग्रह या कोई नहीं। तो ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को जो है हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, टाइटन, फोमोस या डीमोस, ठीक है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सबसे बड़ा जो चला जाएगा वो आपका हो जाएगा बृहस्पति का है, और ये गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे कहते हैं समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। देखिए समबाहु, सम माने क्या होता है? बराबर, और बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी सब भुजा बराबर होती है तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम माने अलग अलग त्रिभुज कहते हैं उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर है। तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं, ठीक है। तो एक त्रिभुज की भुजाओं के माप ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाओं के माप देख लीजिए, ए बी भी 7, बी सी भी 7, सी ए भी 7। तो ए बी, बी सी और सी ए क्या है? यह त्रिभुज की भुजा है। तो तीनों भुजाओं का मान बराबर है, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ओके हो जाएगा। आप याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए ए बी 3, बी सी 3, सी ए 3, बताइए सब क्या है? आपस में बराबर है ना। तो सब बराबर है, सब बराबर है, इसको हम क्या कहेंगे बताइए? तो सब बराबर है, इसके लिए इसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। चलिए अगला देखिएगा, 7, 6, 6 यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइएगा। तो देखिएगा दो को भुजा बराबर है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं, तो जिसमें दो को भुजा बराबर होगा उसको आप क्या कहिएगा बताइए? समद्विबाहु। क्या कहेंगे? समद्विबाहु। किस में है? सी में है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो ये तीनों भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषमबाहु। और विषमबाहु किस में है? बी में है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का नाम बताइए। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु कहेंगे, क्योंकि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। वो 3 है तो वो 4 हो, तो कोई भी भुजा बराबर जब नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज ना। चलिए अगला देखिएगा, शिक्षण कौशल का विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, निर्देश या शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षण कौशल के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण अगर अच्छा हो तो शिक्षण का विकास हो सकता है। ज्ञानवाणी के फोन इन कार्यक्रम को जारी करने का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, एक तरह से प्रसारण, इंटरैक्टिव शिक्षा या सूचना प्रसारण। तो देखिए इसका जो ज्ञानवाणी के फोन इन कार्यक्रम के लिए यहाँ पर क्या था? तो आपका इंटरैक्टिव शिक्षा। क्या है? इंटरएक्टिव शिक्षा ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रभावी अध्यापक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है या सत्रीय कार्य करवाता है, ठीक है। तो एक प्रभावी अध्यापक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, उसको लोग प्रभावी अध्यापक कहते हैं, ठीक है। अब है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या अंटार्कटिक, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ और आ रहा है। तो आप लोग सभी को जुड़ जाइएगा जो अब तक नहीं जुड़े होंगे, ठीक है। जो अब तक नहीं जुड़े होंगे वो बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। विश्व का सबसे गहरा है किस महासागर की आकृति वृत्ताकार है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर की आकृति जो है वो वृत्ताकार है।
विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। गोमती नदी, मिसिसिपी नदी, लूनी नदी या नील नदी। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपको माना जाता है नील नदी को। ठीक है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका में। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ी होती है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि, पनामा दरार संधि या मिस्र संधि। ठीक है, तो पनामा स्थल संधि होगा। क्या होगा? पनामा स्थल संधि। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? देखिए, ये वृत्त हुआ ना, वृत्त, और यहाँ से अगर हम बीच से गुजारते ये सबसे बड़ा होता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को और हम क्या कह सकते थे? व्यास भी कह सकते हैं, व्यास कह सकते हैं ना, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया व्यास ना। और अगला देखते हैं, अगला आपका जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, परिवार में कौन सा उपसर्ग है? परिवार में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, परिवार को तोड़िएगा तब परि और जोड़ वार, तब परि हो गया उपसर्ग और वार हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग परि वाला लगाइए ना, सी लगाइए, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर क्या होगा? प्र और जोड़ का होगा गति, प्रगति। ठीक है, तो प्रगति में यहाँ पर प्र हो गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो प्रतिशत को तोड़िएगा तो क्या होगा बताइए? प्रति और जोड़ शत, प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? प्रति जोड़ शत हो गया यहाँ पर। तो शत किस में है? प्रत्यय उपसर्ग पूछे। ठीक है, तो उपसर्ग होगा प्रति, प्रति कहाँ है? बी में है, बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सहायक अध्याय का आकलन परीक्षा में 101% यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप वीडियो देखने के बाद हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसको ऐड करके आप तुरंत यहाँ पर हमारे साथ रिंग कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, और जुड़ करके सारे प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, तो आपको 101% सफलता निश्चित हो जाएगा। इसलिए आप लोग सभी को लाइक कर दीजिए। आपको मिलेगा जो आप अनुभव कीजिएगा कि आपका जेटेट में आया हुआ था, लेकिन आप में से बहुत लोग नहीं भी बनाए होंगे और इसी कारण 2-4 अंक के कारण छठे भी होंगे। ठीक है, लेकिन आप आज जब यह देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ने का क्या फायदा होता है। तो हम सिर्फ आपके लिए टेक्स्ट बुक पर आधारित इस सारे प्रश्नों को लेकर के आते हैं। तो आप सभी अभी तक यदि नहीं जुड़ पाए हैं, अभी तक यदि कहीं डार्क में रह करके कोचिंग कर रहे हैं, संस्था को ज्वाइन किए हैं, तो आप आज ही इस कोचिंग को ज्वाइन करें और यहाँ पर आप जुड़ जाएं, जिससे आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो सके और अच्छे मार्क्स आप ला सके, चाहे वो सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा है, चाहे वो जेटेट परीक्षा है। तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत ही अच्छे नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं, तो आप सभी अवश्य जुड़ जाएंगे अभी फ़ोन करके। तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए, भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। ये आपका 4 बार प्रश्न आपके यहाँ पर झारखंड राज्य में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इस इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल होता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी? तो देखिए, भारत की संविधान में जो होता है कौन शामिल होता है? तो भारत के संविधान की सूची में इन तीनों को शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों को शामिल किया गया है। ठीक है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची जो होता है उस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो संघ सूची पर जो कानून बनाता है वो आपका किसका होता है? केंद्र सरकार का द्वारा होता है। केंद्र सरकार जो होता है वो संघ सूची पर कानून बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वो होती है आपकी राज्य की सरकार, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य सरकार, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप देखिएगा, सब प्रश्न आपको यहाँ पर आया हुआ ही है। ठीक ना, सब प्रश्न आया हुआ है, आप एग्जाम में देते होंगे तब। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार, दोनों। ठीक है, तो समवर्ती सूची यहाँ पर सम है, मिक्सअप चलता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। अगला है,
समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो जाए, तो याद रखिए समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद हो तो अंतिम निर्णय किसका होगा? अंतिम निर्णय किसका होगा? यदि लगता है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन दोनों के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद हो जाए तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का, या कोई नहीं। ठीक है, तो अंतिम निर्णय जो होता है वो आपका केंद्र सरकार का ही मान्य होता है, न कि राज्य सरकार का होता है। ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी आप देखे होंगे जेटेट में भी आया हुआ था। ठीक है, जेटेट में भी आया हुआ था और लोग नहीं भी मार पाए थे। ठीक है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा जो है यहाँ पर किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? स्वास्थ्य जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जेएसएससी में, झारखंड में जो अभी एग्जाम हुए जेएसएससी ना, उसमें आप देखिएगा तो 3 बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कई बार जीके के जीएस के अंतर्गत 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र और राज्य जो है दोनों ही कानून बना सकती है। अगला है पर्यावरण किस सूची का विषय है? पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण जो है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। अब हम आपको बता दें, आप देखिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़िएगा। काहे? तो हम आपको बता दें वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर ट्रिक का भरमार हम देंगे। केंद्र सूची पर कानून कौन कौन बना सकता है, राज्य सूची में कौन कौन विषय आता है, समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आता है, मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का ट्रिक, ये सारा चीज हम आपको लास्ट में देंगे। और वहां पर यदि आप देख लेंगे तो आज के बाद इस पर कौन विषय किस में जाएगा, शिक्षा किस में जाएगा, वन किस में जाएगा, पर्यावरण किस में जाएगा, इनकम टैक्स किस में जाएगा, रेलगाड़ी किस में जाएगा, डाक सेवा किस में जाएगा, इस सारे प्रश्नों का जवाब आपको वहां से एक ही बार में कर लीजिएगा। तो हम आपको ट्रिक भी देने वाला है, तो सिर्फ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और लास्ट वीडियो जहां करेगा वहां तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां ट्रिक का आपको बौछार चलने वाला है। ठीक है, देखिए अगला लिखा हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ये तीनों ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बनाती है, और जिस पर दोनों सरकार कानून बनाती है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक है, देखिए भूमि, कृषि, पुलिस किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं। देखिए भूमि है, कृषि है, पुलिस है, ये सभी विषय जो है राज्य सरकार के जिम्मे में आता है। किस में आता है? राज्य सरकार के जिम्मे में आता है। और जो विषय राज्य सरकार के जिम्मे में आता है तो उसको हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत डालते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, राज्य सूची। ठीक है, सुरक्षा, वित्त, संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो केंद्र स्तर का होता है, सुरक्षा केंद्र स्तर का चीज है, वित्त विभाग केंद्र स्तर का चीज है, संचार केंद्र स्तर का चीज है। तो जो केंद्र स्तर की चीजें होती है, जो केंद्र स्तर की विषय सभी होती है, उसको हम लोग जो है यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं। केंद्र सरकार की जो विषय होती है उसको हम लोग संघ सूची पर, जो बड़े पैमाने पर, जो बड़े हिस्से पर कार्य करते हैं उसको हम लोग संघ सूची में डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या कोई नहीं। तो देखिए केंद्र स्तर पर जो होता है आपको राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये जो है आपका प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या मुख्यमंत्री। तो देखिए मंत्री परिषद जो होता है वो मंत्रियों का गठन होता है, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रधानमंत्री ना। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, देखिए मंत्री परिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी है, ये प्रश्न 1001 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, 1-2 बार नहीं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सर्वाधिक बार अब तक का पूछा हुआ प्रश्न है लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा या कोई नहीं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं, जो मंत्रिपरिषद गठन होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। देखिए अगला है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, वो राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग कहते हैं उसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो किसके तरफ से होती है? राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय या जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। कौन उनके न्यायाधीश को हटा सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनका हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं है। यहाँ पर उनके हटाने का जो प्रस्ताव है वो आपका महाभियोग यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को संविधान की कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान की क्या कहा जाता है? भाई, बहन, अंतरात्मा या कोई नहीं? तो मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है। अगला है संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संविधान के भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या कोई नहीं? देखिए संविधान के भाग जो 3 है, ठीक है, उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किसका उल्लेख है? ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक निवारण या कोई नहीं? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है उसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है 12 से लेकर के 35 तक। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? जब मौलिक अधिकार बना था शुरुआत, तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? ये भी प्रश्न आपको हम बता दे रहे 1001 बार आ गया है। तो ये राजनीति शास्त्र या कह लीजिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 5, 6, 7 या 8? तो प्रारंभ में कितने थे मौलिक अधिकार? जब शुरू बार बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? अभी वर्तमान, अभी की बात यदि कहा जाए तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 हो गई है। और ये भी प्रश्न 1001 बार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आप देख रहे हैं तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 में ही आपको सारा प्रश्न मिल रहा है। सारा जब एक्सरसाइज 8 को आप एक्सरसाइज 1 देखिएगा तो आपको सब चीज़ कुछ इसमें मिला हुआ है, ठीक है। देखिए अगला है मूल अधिकार में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? जैसे मौलिक अधिकार कितने थे तभी आपको पता था 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। तो आखिर एक हटा है, इसमें से एक माइनस हुआ है। तो कौन सा अधिकार है जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से अब हटा दिया गया है। तो यही एक अधिकार को हटा दिया गया आपको। अगला है प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो शुरू बार था वो प्रारंभ में 10 था। कितना था? 10 था, ठीक है। इसका राइट आंसर 10 होगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12, ठीक है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो आपका 11 एक बढ़ा दिया गया है। जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें क्या गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अहम कर्तव्य है गार्जियन का। तो ये 11वीं सूची में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये किस में जोड़ा गया है? 11वीं में ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य था कौन?
जो आपका यहाँ पर जोड़ दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा, तो 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। अब देखिए 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है, तो 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया उसमें जोड़ा क्या गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करना, संपत्ति रखना, पर्यावरण की रक्षा करना या कोई नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं तो खत्म हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा करना भी नहीं है, संपत्ति रखना भी नहीं है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का यहाँ पर कोई अवलोकन नहीं था, लेकिन जब से सर्व शिक्षा अभियान है तब से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। तो यह किस में है, तो देखिए 21 क में है। किस में, 21 का, लेकिन बहुत जगह 21 ही देता है तो आप 21 भी मार सकते हैं, लेकिन 21 का रहेगा तो आपको 21 क करना है। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो अभी आपको बताए थे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध किया जाना है। यह किससे है, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित किया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ सभी बच्चों को क्या होता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी माता पिता अभिभावक शिक्षकगण को बच्चों को ला करके विद्यालय में पढ़ाई करवाना मकसद होता है। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तरफ से होगा। ठीक है, चलिए अगला है शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया, 4 अगस्त 2009, 10 अगस्त 2010 और 15 अगस्त 2011 या 20 अगस्त 2012। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का अधिकार विधेयक को 4 अगस्त 2009 ईस्वी को क्या किया गया, पारित किया गया। ठीक है, लेकिन इससे लागू जो है यहाँ पर बाद में किया गया 2010 में, लेकिन यहाँ पर जो घोषणा किया गया था, विधेयक पारित किया गया था, वो था 4 अगस्त 2009 ईस्वी को। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया कब से, 1 अप्रैल 2008 से, 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2011 से। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया कब से, तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया ना। और उसके पहले जो है यहाँ पर 2009 में क्या किया गया, उसमें विचार किया गया और करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो सी हो गया। अगला आपको हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इस तरह से यहाँ पर सारे जब आप एनसीईआरटी का नोट्स बना लेते हैं तो हम आपको बता देते हैं एग्जाम में छटने का कोई बात ही नहीं उठता है, कभी भी नहीं सोचिएगा छटने का। 100% आपको स्कोर यहाँ से मिलेगा। तो यदि आप किताब पढ़ लेते हैं तो आपको नोट्स खरीदने की जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, नोट्स बनाने हैं, तो आप हमारे यहाँ से परचेज कर लीजिए। नोट्स बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी, आपको बना बनाया हुआ मिलेगा, बहुत ही किफ़ायती दामों पर आपको मिल रहा है, इसलिए आप लोग जुड़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पर शिक्षा का अधिकार विधेयक, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया, तो यहाँ पर है 1 अप्रैल 2010, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को किस भाग में जोड़ा गया, भाग 3 में, भाग 3 का, भाग 4 या भाग 4 का। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो गया या मूल अधिकार, और ये मूल कर्तव्य हो गया। तो मूल कर्तव्य को किस में जोड़ा गया है, तो देखिए इसको भाग 4 क में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, भाग 4 क में जोड़ा गया है। ये भी प्रश्न जो है 501 बार आपके एग्जाम में पूछा। संविधान का सार माना जाता है, संविधान का सार किसको माना जाता है, प्रस्तावना को, आधारभूत मूल्य को, राजनीतिक व्यवस्था को या सभी को। तो देखिए संविधान का जो सार है वो आपको किसको माना जाता है, तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल सारभूत तत्व है, तो प्रस्तावना को ही संविधान का सार माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न भी आपका जेटेट का है और झारखंड के यहाँ पर 2 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, और ये आपका किस क्लास में है, तो आप देखिए यहाँ पर क्लास
जो आपको बताएं 8 का एक्सरसाइज 2 है, तो बताइए आता है कि नहीं आता है आपके टेक्स्ट बुक से। तो अभी भी आपका जो परीक्षा है ना वो टेक्स्ट बुक से ही आने जा रहा है। आप यहाँ पर धैर्य रखिए, सारे प्रश्नों को यहीं से लड़ने जा रहा है जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ। एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इसलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, जो नहीं जुड़ेंगे पछताइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। तो देखिए प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। किसके तहत? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। आपको हम बता देते हैं, देखिए इसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें यहाँ पर प्रश्न आपको निकल के आती है जो हम आपको बताते रहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप लोग भी सही आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर कौन झंडा फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर जो झंडा फहराया जाता है वहां पर कौन झंडा फहराते हैं? ये प्रश्न 3 बार अब तक देखेंगे तो आपको निकल के आ चुका है झारखंड के एग्जाम में, ठीक है। तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर जो है कौन फहराते हैं? तो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री फहराते हैं। अगला है, भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है या कोई नहीं? तो भारत कैसा देश है? भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब जनता यहाँ पर मुख्य होती है और जनता के द्वारा चुन करके सरकार जाती है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर या कोई नहीं। तो लोकसभा तथा विधानसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक कितने वर्षों पर होता है? 5 वर्षों पर होता है। राइट आंसर इसका एक होगा, ए होगा। अगला है, भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? भारत में जो है सबसे सर्वोच्च पद कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। अभी तक झारखंड के एग्जाम में यह 10 बार प्रश्न आ चुका है। जोन भी एग्जाम में जाइएगा उसमें जीके के अंतर्गत ये प्रश्न बार बार आ रहा है। तो हम वैसे ही प्रश्नों को आपको समावेश भी कर रहे हैं और आपको यह बताने का भी कोशिश कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक से कितना प्रश्न आ रहा है। तो भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? तो राष्ट्रपति का पद जो होता है सर्वोच्च होता है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। और अब तक झारखंड के एग्जाम में 10 बार पूछ दिया गया है। जेएसएससी कंडक्ट जितना भी एग्जाम कर रही है उसमें पूछा जा रहा है। तो इस तरह से झारखंड में आपकी भी परीक्षा है और आपके भी यहाँ से प्रश्न भिड़ने वाले हैं। सारे नोट्स और पीडीएफ को परचेज करते चलिए, देखते चलिए। आपकी आकलन परीक्षा, आपकी जेटेट परीक्षा, आपकी सहायक आचार्य परीक्षा यहाँ से 101% निकल जाएगी। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं। तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो देखिए ये जो अनुच्छेद शामिल है आपको भाषण तथा अभिव्यक्ति की, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। किस में है? अनुच्छेद 19 में। ये भी प्रश्न आया हुआ है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 30 तक, अनुच्छेद 24 तक। तो यहाँ पर देखिए विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो आपका अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है। और यह भी प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी, जेसीईआरटी जो भी है आपका टेक्स्ट बुक उसी से निकल के आ रहा है। इसलिए आप सभी इस टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यदि एक बार देख जाइएगा तो आपको यहाँ पर 101% सफलता मिलने वाला है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर,
30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 101 बार ये प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार आया है और आपका क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 में यह प्रश्न दिया हुआ है। बताइए कि एनसीईआरटी को लोग नहीं देखते हैं और बदनाम करते हैं, कहाँ से प्रश्न आता है? सारा प्रश्न टेक्स्ट बुक से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। बस टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो यहाँ हमारे साथ जुड़िए, सारे प्रश्न का निचोड़ हम निकाल के आपको दे रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या कोई नहीं? तो भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? बहुत ही बार, और ये जेटेट में 2 बार आया है, दोनों बार जेटेट में आया कि भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? देखिए देशी रियासतों का एकीकरण में किसने भाग लिया? आ गया वो प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं? तो यही वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो देशी रियासतों का एकीकरण किया। इसी एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आ गया है, भारत का बिस्मार्क, तो आप भी याद रख लीजिएगा, शायद हो सके कि इस परीक्षा में भी आपको आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नोट्स आपको दे दिए हैं, इसी के लिए आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 560 देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से यहाँ पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा कि बहुत ही जो थे यहाँ पर राजनीतिक आदमी थे और उन्होंने बहुत सारा काम अपने देश के लिए किया है। तो देशी रियासतों के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका आता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बार बार प्रश्न आता है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी का आंसर आ गया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको हम बता देते हैं। इस तरह के नोट्स देखिए बहुत कम ही जगह पर मिलते हैं और बहुत यदि कम दाम में मिलते हैं तो आप लोगों को एक बार ले करके जरूर पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे चले जाते हैं, लेकिन जब एक बार एग्जाम चली जाएगी ना तो फिर आपको 5 साल, 6 साल, 4 साल पछताना पड़ जाता है। इसलिए पछतावा ना हो, इसके लिए आप अभी ही जुड़िए और टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को यहाँ से परचेज कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव से थे। वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। ठीक है, किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं? किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए आगे आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। वे एक शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके जन्म दिवस को ही दिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल पकीर जैनुल अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं? तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति का नाम आप लोग सुने होंगे, अब्दुल पकीर जैनुल अब्दीन कलाम, अब्दुल कलाम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इन्हें ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इनमें से किन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं? तो देखिए एक ऐसे भी राष्ट्रपति हमारे यहाँ हुए हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, उन्हें किसी तरह से उनका कोई एंटी पार्टी नहीं था। वो कौन थे आपको बताना है और ये भी प्रश्न आपका बार बार आ रहा है,
तो वो थे आपका देखिए नीलम संजीव रेड्डी। और सारे प्रश्न कहाँ से हैं, तो आपके झारखंड के टेक्स्ट बुक से ही आए हैं और सारे टेक्स्ट बुक से ही प्रश्न आ रहे हैं। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक आप पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे तो हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, आप उसको परचेज करके पढ़ लीजिए। आपको यहाँ के बाद कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, डॉक्टर सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल या कोई नहीं। तो देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो आपकी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को नोट्स यदि चाहिए और 101% आकलन परीक्षा में सफलता चाहिए तो आप अभी मोबाइल नंबर देख रहे हैं उस पर तुरंत कॉल कीजिए और सारे नोट्स और पीडीएफ लेके पढ़ लीजिए। यहाँ से 101% आपको सफलता मिलना तय है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।